106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके अंतर्गत ये बात करी गई कि जब हम बात करते हैं आपके पार्लियामेंट की, जब हम बात करते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स की, यहाँ पर जो 1/3 सीट्स होनी चाहिए ना, वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। अब अपने आप में इसको बहुत ही एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है, जिसके माध्यम से जो महिलाओं का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, वो आने वाले सालों के अंदर हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। पर देखो, इसमें भी एक क्वेश्चन था कि आखिर ये इम्प्लीमेंट कब होगा। हमने पास तो कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, पर कब से ये मिलना स्टार्ट होगा, इसका किसी को बहुत ज्यादा कोई क्लियर आइडिया है नहीं। 2024 इलेक्शन से पहले तो बिल्कुल ही पॉसिबल है ही नहीं। होगा पता क्या, 2024 के बाद सरकार का ऐसा बोलना है कि उसके बाद ये लोग सेंसस करवाएंगे, जो कि टेक्निकली होना आज से 2-3 साल पहले था, पर अभी तक वो हुआ नहीं है। तो इलेक्शन के बाद कभी जाके सेंसस होगा, फिर उसके बाद जाके आपका डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद जाके ये चीज इंप्लीमेंट हो पाएगी। तो कितने साल है यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, नो वन नोज। हो सकता है 5 साल, 6 साल, वट एवर। तो इस तरह से काफी लंबा टाइम अभी लगने वाला है। अब इसी के रिगार्डिंग ना एक पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भैया इसको ना जल्दी आप इम्प्लीमेंट करो, 2024 इलेक्शन से पहले क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर देते, महिलाओं को दो कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये स्टेप अच्छा है, पर कहीं ना उन्होंने यहाँ पे एक और बात कही। वो क्या बात थी, देखो वो बात मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे ना, आप जानते हो लेजिस्लेचर है, आप जानते हो सर एग्जेक्टिव है, और आप जुडिशरी के बारे में भी जानते हो। इन तीनों का काम अपना अलग अलग काम है। क्या काम है इनका, इनका काम है लॉस को बनाना, इनका काम है लॉस को इम्प्लीमेंट करना, और इसका काम है कहीं ना कहीं कि जस्टिस देना लोगों को। और अगर कोई लॉ वगैरह ब्रीच करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको अकॉर्डिंगली अल्ट्रावाइज डिक्लेयर करना। ये बातें आप जानते हो, क्लियर है बात। अब यहाँ पर जुडिशरी का ये मानना था कि अगर मान लो ना हमने ये बोल दिया कि इस पर्टिकुलर जो वुमेन वाला लॉ है, वुमेन रिजर्वेशन वाली जो बात करते हैं, अगर हमने इसको पहले ही बोला कि जल्दी इंप्लीमेंट कर दो, कहीं ना हम लेजिस्लेचर के काम के अंदर यहाँ पे दखल दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे आप जानते हो ना, एक तरह से जिसको हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस हम फॉलो करते हैं। एक दूसरे के काम में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देते हम यहाँ पे, राइट। तो अगर जुडिशरी ये काम करने लगी और बोलने लगे कि भैया जल्दी से इस चीज को इंप्लीमेंट करो, कहीं ना कहीं हम एक तरह से लेजिस्लेट कर रहे होंगे, और जो हमारी जो बाउंड्रीज हैं उसको हम यहाँ पे ब्रीच कर रहे होंगे। गेटिंग इट। तो ये बात करी सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी देखो, जैसा मैं एक्चुअली ना, मैं तो आपके जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे कई बार उनके साथ डिस्कस भी करता हूँ। मैंने बोला था कि ईडी के रिगार्डिंग और भी मुद्दे आएंगे आने वाले दिनों के अंदर न्यूज के अंदर। तो अब छत्तीसगढ़ के अंदर हमें ईडी देखने को मिल रही है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं देखना कि यार क्या मुद्दा है, चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं, नहीं। ठीक है, ईडी पता होना चाहिए कि ईडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, क्या क्या काम करती है, कौन से एक्ट्स हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली देखो, दिल्ली एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत 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 आर्टिकल्स आएंगे, और वो चलेगा। ठीक है ना, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करेगी, दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं इसकी वजह से हुआ है। ये चीजें चलती रहेंगी। अभी तो शुरुआत हुई है ये जो पोल्यूशन वाले मुद्दे की, अब ये चलेगा 1 महीना पूरा, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग यही मुद्दे आते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और भी मुद्दे हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों, डेट है आज की 4 नवंबर 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आपके प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक छोटा सा मुद्दा और भी है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर भी कह सकते हो, बिग बॉस के विनर है एल्विश यादव जी, उनको रिसेंटली बुक किया गया है। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर हमारे पास एक लॉ है। लॉ का नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आप पढ़ते हो इस चीज को। यहाँ पर इनको क्यों बुक किया गया है, ऐसा बताया गया है कि नोएडा के अंदर कुछ पार्टीज हुई थी, वहां पर इन्होंने ना जो स्नेक वेनम होता है उसको सप्लाई किया। तो इनको बुक किया गया, और कुछ लोगों को इनके साथ ना जो 5 और लोग थे उनको तो अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये कौन से एक्ट के अंतर्गत हुआ है, आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से, दैट इज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर्टिकुलर इवेंट का जो सेकेंड एडिशन था, वो यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया। यहाँ बात क्या हुई इसके अंदर वर्ल्ड फूड इंडिया के रिगार्डिंग, यहाँ पर देखो बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं जैसे हम इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया को एक फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड उसकी तरह हम शोकेस करना चाहें, एंड साथ में ही 2023 जो है ना, आप जानते हो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मिलेट्स वगैरह को हम यहाँ पे शोकेस करें, ये इंडिया का यहाँ पे मेजर यहाँ पे फोकस रहा। साथ में ही आपकी जो बॉडीज हैं, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज, फार्मर्स, ऑन्टरप्रनोर्स, वो सभी एक तरह से सिंगल बिजनेस प्लेटफॉर्म उनके लिए बना जा पाए, वो यहाँ पे रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ। इसके अलावा फूड से ट्रीट, जो एक तरह से फूड स्ट्रीट को भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स हो गया, अलग अलग रीजन से हो गया, उनको यहाँ पे फीचर ये करेगा। बेसिकली जैसे आप दिल्ली हाट अगर आप गए होंगे ना, तो वहां पर भी आपको मणिपुर का खाना, बिहार का खाना, यूपी का खाना,
ठीक है, तमिलनाडु का खाना, केरला का खाना सब इस तरह से मिल जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। नीदरलैंड इस पे एज अ पार्टनर कंट्री सर्व कर रही है, और जो जापान होगा वो इवेंट का फोकस कंट्री होगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। वैसे तो देखो मिलेट्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं, बट थोड़ा सा क्विकली इसको और भी डिस्कस दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो जैसे आपका ज्वार हो गया, आपका बाजरा हो गया, आपका रागी हो गया, इस तरह बहुत सारे आपको मिलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली जब मैं बात करता हूँ ना बाजरा की, तो आप जानते होंगे बाजरा आपको राजस्थान में मेजरली देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ ज्वार की, तो ज्वार आपको महाराष्ट्र के अंदर मेजरली देखने को मिल जाता है। एंड सिमिलरली रागी की बात करें तो कर्नाटका के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन इसकी देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस तो ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में होता है, पर ये मेजर प्रोड्यूसर यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। बाकी और भी बहुत से तरह के मिलेट्स होते हैं जो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। यहाँ पर ना एक्चुअली मिलेट्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मान लो फर्टाइल सॉइल नहीं भी आपके पास, कम फर्टाइल सॉइल है, वहां पर भी मिलेट्स ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। अगर मान लो ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं है, पानी वगैरह नहीं है, तो उस बिना पानी के बिना भी, मतलब बहुत कम पानी के अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो उसके अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। ग्रो करने का सीजन काफ़ी अपने आप में छोटा है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि कितनी आसानी से इनको ग्रो किया जा सकता है। कोई ज़्यादा इनकी डिमांड नहीं है कि इतना पानी दो, इतनी गर्मी होनी चाहिए, नहीं। ये अलग अलग वेदर कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। एंड ऊपर से आप नोटिस करो, इससे आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है तो वो भी बेहतर होती है। तो बेसिकली ना किसान के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलो ठीक है, किसान के लिए तो पता लगा, पर हमारे लिए अच्छे हैं क्या एज अ कंज्यूमर? बिल्कुल, कंज्यूमर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। फाइबर कंटेंट यहाँ पे होता है, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्दी डाइट होती है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मिलेट्स की डिमांड है ना वो बढ़ती जा रही है। इंडिया देखो पहले तो बहुत प्रोड्यूस करता था, फिर धीरे धीरे हम राइस व्हीट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए, तो मिलेट्स प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिली। अब वापस से हम लोगों के अंदर एक तरह से अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो मिलेट्स है ना वो भी इसी डायरेक्शन में एक आप उसको कदम मान सकते हो। ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। आपका वेट लॉस करने में हेल्प करता है, नींद अच्छी आती है आपकी, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अंदर हेल्प करता है, डायबिटीज कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे इस तरह से बेनिफिट्स, आपके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट। देखो एक्चुअल में ना रिपोर्ट थोड़ा टाइम पहले आई थी, उस टाइम थोड़ा डिस्कशन भी किया था हमने। अभी क्या हुआ है ना, कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा बोला है कि भैया ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। ठीक है, देखो गड़बड़ियां इन्होंने अलग अलग बताई हैं कि भैया आपने जो कॉरिडोर होता है उसकी डेफिनेशन ही आपने गलत ले ली है, ठीक है ना, और साथ साथ एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है वो इनसे और बढ़ जाए। इस तरह की इन्होंने गड़बड़ियां निकाली हैं, ठीक है। बट हमें मेजर पता होना चाहिए कि आखिर एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट होती क्या है एंड कौन इसको रिलीज करता है। देखो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज किया था, और इसके अंदर बताया था कि कॉरिडोर की इन्होंने डेफिनेशन जो बताई वो ये है कि एक पैच ऑफ लैंड होता है जो कि एक तरह से ना कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपकी एलिफेंट की मूवमेंट को। जैसे एलिफेंट जाते हैं ना इस तरह से, तो कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड हो रही है एक पैच ऑफ लैंड के थ्रू, उसी को हम कॉरिडोर बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर इन्होंने बात करी कि लगभग 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स हमें देखने को मिलते हैं जो इनको आइडेंटिफाई किए थे, जहां पर मैक्सिमम आपके कौन से स्टेट के अंदर आते हैं, दैट इज वेस्ट बंगाल के अंदर। नियरली आपके 26 यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर आ जाते हैं। उसी तरह से ईस्टर्न सेंट्रल रीजन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 52 कॉरिडोर्स हैं, जो कि अराउंड 35% बन जाता है ओवरऑल रीजन का। बाकी आप और रीजन्स की बात भी कर सकते हो, सदर्न इंडिया की बात कर सकते हो, वहाँ पे 32 आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर सबसे कम आपको एलिफेंट कॉरिडोर्स देखने को मिलेंगे, लगभग 18 कॉरिडोर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बाकी एलिफेंट्स की अगर आप बात करो तो आप IUCN स्टेटस जानते हो, इनका एंडेंजर्ड होता है, ठीक है। शेड्यूल 1 के अंतर्गत आते हैं और अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक तो आपको ना माइक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सर माइक क्या है? माइक इज मॉनिटरिंग एंड द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल जाती है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। स्पॉन्सर्ड का मतलब जानते ही हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जहाँ पर पैसा दोनों से आता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। एक छोटी सी पॉइंट और, ये मैं एशियन एलिफेंट की बात कर रहा हूँ, इससे पहले कोई कंफ्यूज हो जाए, तो एशियन एलिफेंट का जो IUCN स्टेटस होता है वो एंडेंजर्ड हमें देखने को मिल जाता है। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज एप्पल ज्वाइंस सर्ट इन प्रोब। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक मुद्दा बताया था, क्या मुद्दा था? जहां मैंने बताया था कि बहुत सारे आपके ऑपोजिशन लीडर्स हैं, बहुत सारे आपके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा क्लेम किया, एक ईमेल दिखाया बेसिकली, जहां पर उनको एप्पल की तरफ से मेल आया था कि आपके फोन्स के ऊपर ना स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स, इस तरह की चीजें हो रही है कि नहीं? आपको याद है ना वो वाला मुद्दा? ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, एप्पल ने भी
इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लिया। मैंने बताया भी था कि इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, पॉइंट याद है ना। तो एप्पल ने भी इस प्रोब को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, वो भी यहाँ पे देखेंगे कि क्या मुद्दा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रोब आखिर कर कौन रहा है। ये प्रोब किया जा रहा है आपके सर्ट-इन के द्वारा। सर्ट-इन क्या है? इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जिन्होंने तो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रखी है उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि सर्ट-इन क्या है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई चिंता की बात नहीं है। एक्चुअल में है क्या ना, आपकी जो इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो आपकी नोडल एजेंसी है, जो कि कोई भी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया, इस तरह को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसके रिगार्डिंग जितना भी काम होता है वो सारा कौन करता है? सर्ट-इन करता है। ठीक है, तो अभी बेसिकली एक तरह से आईफोन हैकिंग अटेम्प्ट हुआ, तो इसके रिगार्डिंग भी ना जो अलग-अलग चीज़ें इसको प्रोब करना हो गया, वो यहाँ पर इसके द्वारा ही देखा जा रहा है, और साथ में जो एप्पल है वो साथ में इसकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जो सर्टेन है? दैट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मीटी मिनिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। क्या-क्या काम है इसका? इसका काम यही है कि यार थोड़ा जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं उसको थोड़ा एंटिसिपेट करना, अगर हो जाता है तो अलर्ट यहाँ पे जारी करना, इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं अगर इसके पास कुछ मिलती है उसको लोगों तक पहुँचाना, अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये सारे काम इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये है कुछ पॉइंट्स आपके विद रिगार्ड्स टू आपके जो सर्टेन होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू जीका वायरस आउटब्रेक। कर्नाटका के कुछ विलेजेस के अंदर ना हमें जीका वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है, तो अपने आप में थोड़ी चिंता की बात ये बन जाती है। थोड़ा इसको अगर हम समझने की बात करें ना, तो एक्चुअल में ना अगर हम पीछे चलते हैं तो 1947 के टाइम के ऊपर मंकीज के अंदर पहली बार हमें जीका वायरस पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था युगांडा के अंदर। ये एक तरह का मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस है। ठीक है, आप लोग जानते हो ना एडीज मॉस्किटो के बारे में। एडीज मॉस्किटो के थ्रू यहाँ पे ये वायरस फैलता है, और ये वही मॉस्किटो है जो आपका डेंगू, आपका येलो फीवर, और साथ ही साथ आपका जो चिकनगुनिया होता है ना, उसको भी यहाँ पे फैलाता है। तो यही सेम मॉस्किटो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात और भी है कि ये जो जीका वायरस है ना, इससे ऐसा भी बोला जाता है कि माइक्रोसेफली का मेजर कारण भी ये होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो एक ना इसका लिंक पॉइंट ये है कि मदर से उसके बच्चे तक जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू उसके फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब मान लो एक मदर थी जिसको जीका वायरस से इन्फेक्टेड थी, अब कल को क्या होगा, जो बच्चा पैदा होगा उससे भी जीका वायरस हो जाएगा, है कि नहीं। अब जीका वायरस होने की वजह से ना, जो मैं बात कर रहा था, माइक्रोसेफली बच्चे को हो सकती है। माइक्रोसेफली का मतलब क्या? देखो, अगर एक आम बच्चे का सर अगर इतना बड़ा होता है ना, मतलब इतने साइज का होता है, तो माइक्रोसेफली के अंदर ना वो सर का साइज थोड़ा कम हो जाता है। इतना साइज कम हो गया उसका, तो सर उसका काफी छोटा होता है, हो सकता है उससे भी और छोटा हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं माइक्रोसेफली, कि बेसिकली बच्चे का जो सर होता है उसका जो साइज होता है वो काफी छोटा हमें देखने को मिल जाता है। इसी तरह से और भी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका गुलेन बारे सिंड्रोम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कई बार आपका इम्यून सिस्टम ना आपके नर्व्स को ही, आपके जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको अटैक कर देता है। तो इसके पीछे का भी कारण ऐसा बताया गया है कि वो भी जीका वायरस ही होता है। एक ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि भैया हाँ जी, ये फैलता है इससे। इसके अलावा इवन ना आप ब्लड के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, उसके थ्रू हो गया, ब्लड के थ्रू हो गया, ऑर्गन अगर आप ट्रांसप्लांट करते हो, इन सभी कारणों से भी कहीं ना कहीं आप पर जीका वायरस फैल सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है आज के समय के ऊपर। तो सर कैसे इसको ट्रीट किया जाता है? ट्रीटमेंट इसका यही है कि आपके जो भी सिम्टम्स वगैरह होते हैं उनको कहीं ना कहीं टैकल किया जाता है कि अच्छा ये सिम्टम्स हैं तो इसको कैसे मैनेज करें। जैसे मान लो आपको बुखार हो गया, आपको हेडेक हो गया, ठीक है, तो उसको उनको ट्रीट करने की कोशिश करी जाती है। आपको हो सकता है आपको थकावट लगती है, आपके जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, इस तरह की चीजें, तो उनको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी जाती है, पर अपने आप में जीका की कोई भी वैक्सीन नहीं है। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया यूएस 2+2 मीट। ये अभी मीट हुई नहीं है, आने वाले दिनों के अंदर ये मीट होने जा रही है। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, 2+2 का अर्थ क्या है कि इंडिया की तरफ से दो मिनिस्टर, यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी, मतलब बेसिकली डॉक्टर एस जयशंकर जी भी होंगे और साथ ही साथ आपके राजनाथ सिंह भी। तो इंडिया की तरफ से दो मिनिस्टर्स हो गए, टू, और उसी तरह से यूएस की तरफ से भी उनके जो फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं एंड आपके जो डिफेंस के होते हैं, तो ये आपस में मिलकर ना इस तरह से डिस्कशन करते हैं। तो इंडिया यूएस का ये 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग अगले हफ्ते यहाँ पे होने जा रहा है इंडिया के अंदर। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये सब चीजें करता है। 2+2 मीटिंग किस किस कंट्री से होती है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले तो क्वाड की बात करनी है। क्वाड आप जानते हो, इंडिया के साथ में यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, आपको जापान हो गया और आपका यूएसए हो गया। तो इन तीनों कंट्रीज के साथ ना हम 2+2 मीटिंग करते हैं।
इसके साथ में आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो रशिया है ना, इसके साथ भी 2+2 हमारा एस्टेब्लिशमेंट है। तो टोटल 4 कंट्रीज है आज के समय के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया और चौथा यूएसए, जिनके साथ हम 2+2 मीट करते हैं। तो क्या एजेंडा हो सकता है इसका मीट करने का? देखो आप जानते हो, देखो चाइना का एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। एंड कहीं ना कहीं इंडिया और जो यूएस के बीच में कुछ कंसर्न्स है, बायलैटरल कंसर्न्स है, उनको भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, जब डिस्कशन हो जाएगा थोड़ा उसके ऊपर तब भी हम चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज सर्विसेज लॉस स्ट्रीम इन अक्टूबर। देखो दरअसल में ना, वैसे तो मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, याद है या नहीं याद है? बिल्कुल, तो यही बात उस मुद्दे के अंदर करी गई है। एक्चुअल में ना आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखने कि अच्छा इसका नंबर कितना आया, ठीक है ना, कि क्या 58.4 है, 61 है, वट ये नंबर्स चेंज होते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले हर महीने, क्योंकि हर मंथ आता है, हर महीने आता है, तो हर महीने नंबर बदलते रहेंगे, तो आपको नंबर्स ध्यान में रखने, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये पीएमआई होता क्या है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया यार आने वाले समय के अंदर आप कितनी पढ़ाई करने जा रहे हो, तो कहीं न कहीं ना मैं आपके फ्यूचर का एस्टीमेट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं? उसी तरह एक कंपनी हो सकती है जो कुछ क्या करे, जो कुछ प्रोडक्शन करे। अब अगर मैं पूछता हूँ यार कि आप कितना प्रोडक्शन करने जा रहे हो, या फिर आपकी सिचुएशन कैसी है आने वाले महीने के अंदर, तो वहाँ पर ना मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे आपसे कि आपकी कैसी सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा कि यार कितने नए ऑर्डर आपको आ रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल क्या है, आपके यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर कितनी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, सप्लाई डिलीवरीज कितनी है, एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट कितना है। ये सारी चीज़ों के हिसाब से ना मैं एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो आने वाला महीना है वो अभी से बेहतर वाला रहने वाला है, या अभी से खराब वाला रहने वाला है, या फिर उतना ही रहने वाला है। तो इस तरह मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उन सवालों के बेसिस के ऊपर ना मेरे पास एक नंबर आएगा, वो नंबर के हिसाब से मैं देख पाऊंगा कि यार हाँ, इंडिया की सिचुएशन कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग की सिचुएशन कैसी है और सर्विस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ और आप बोलते हो कि यार ये वाला जो चीज़ है ना, इट इज़ बेटर देन द लास्ट मंथ, पिछले महीने से बेहतर होने वाला है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस की जो जितनी भी परसेंटेज आएगी उनको मैं बोल दूंगा P1। अगर मान लो आप मुझे बोलते हो कि नहीं यार, जितना पिछले महीने था उतना ही रहेगा, मतलब सेम एज द लास्ट मंथ, इतने जितने क्वेश्चन आपने मुझे बताए उनको मैं बोल दूंगा P2 परसेंटेज में। और P3 का मतलब क्या होगा? P3 का मतलब होगा आप बोलोगे यार यहाँ तो सिचुएशन ना खराब रहने वाली है पिछले टाइम के कंपैरिजन में, ठीक है ना, इट इज गोइंग टू बी वर्स देन द प्रीवियस टाइम्स। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप पिछले टाइम्स के साथ कंपैरिजन करोगे इन चीजों का, कि एक है बात करता है बेटर, एक बात करता है सेम, एक बात करता है वर्स, तो उस हिसाब से ना आपकी पीएमआई की एक वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो ये वैल्यू आती है आपकी 50 के इक्वलेंट, इक्वल टू 50, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है कि जैसा आपने पिछले टाइम्स के अंदर किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप वहां पे इस बार करने वाले हो। अगर आपकी वैल्यू आती है ग्रेटर देन 50, इसका मतलब है कि आप पिछले टाइम से बेहतर करने वाले हो। अगर आती है लेस देन 50, इसका मतलब है कि आप पिछले टाइम से थोड़ा खराब करने वाले हो। तो जितनी वैल्यू ये 50 से ऊपर होती है उतनी बढ़िया बात है। अभी यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, सितंबर के अंदर ये नंबर आपका 61 आया था। अभी अक्टूबर के या जो जो भी आपका है, ठीक है, अभी जो रिसेंट नंबर आया है आपका यहाँ पर 58.4 आया है आपके अक्टूबर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यार एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है ये नंबर 50 से ऊपर ही, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए ना उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 50 से ऊपर आता है इसका अर्थ होता है एक्सपेंशन, 50 से कम होता है तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी रिसेंटली जो भी नंबर्स आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग का ये नंबर आया है आपका 55.5, सर्विस का मैंने आपको नंबर बता दिया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा पता होनी चाहिए। एक ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि इसका डेटा कंपाइल कौन करता है? तो कंपाइल करता है एस&पी ग्लोबल। किसी जगह के ऊपर आपको इसका आंसर आईएचएस मार्केट अगर देखने को मिलेगा ना, तो वो बात भी ठीक है। दरअसल में ना ये सेम ही कंपनीज हैं, आईएचएस मार्केट और एस&पी ग्लोबल। जैसे होता है ना कि एक पेरेंट कंपनी होती है, एक उसके नीचे काम कर रही कंपनी होती है, तो चाहे आपको ऑप्शन के अंदर एस&पी ग्लोबल हो या आईएचएस मार्केट हो, ये एक ही बात है। यहाँ पर 40 से ज़्यादा इकोनॉमीज को यहाँ पे कंपाइल किया जाता है इसका डेटा। अकॉर्डिंगली देखा जाता है इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, कैसे बाकी चीज़ें, जीडीपी हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत पता लग जाती हैं। बाकी ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ पे दो तरह का पीएमआई होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी और आपका सर्विसेज पीएमआई भी देखने को मिलता है। फिर दोनों को हम कंबाइन करके भी एक यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म नहीं, कंबाइंड पीएमआई भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप कर ही लोगे इसको, राइट। तो ये थी आज की डिस्कशन, जो हमें कुछ डिस्कस करना था। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आईएसए के रिगार्डिंग। जो लोग एडिटोरियल फॉलो करते हैं ना, तो आईएसए के बारे में सुमित सर ने डिस्कस किया था पिछले दिनों के अंदर, तो कोशिश करना है इसको आंसर करने की कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है,
एक चीज़ मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, को ट्राई करना है इसको करने की, अदरवाइज नहीं होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे आने वाले मंडे को, ठीक है। तो बेसिकली जो कल होमवर्क दिया था उसका डिस्कस कर लेते हैं, क्या आंसर थे। PMI तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये तो बड़े आराम से आप कह दोगे सर बिल्कुल ये ट्रू है। ब्लेचली डिक्लेरेशन की बात करें तो क्या ये वुमेन सेफ्टी के ऊपर है, नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमने किसकी बात करी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी की यहाँ पे बात करी थी। तीसरा बात करें जो आपका CAQM है, क्या ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी गलत है। याद करो मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्डिनेंस आया था पहले तो 2020 के अंदर, फिर बाद में हमने इसको एक्ट बना दिया था CAQM एक्ट 2021, तो इसलिए बिल्कुल ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। LDF की बात करें, लॉस एंड डैमेज फंड, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था आपकी जो COP 27 हुई है आपकी इजिप्ट के अंदर, वहां पर ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। तो कल जो होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चन दिए थे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। तो देखो एक्चुअल में आप समझने की कोशिश करो, हमारे यहाँ ना एक FSSAI है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इसी के द्वारा SFSI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यहाँ पे बनाया गया है। इसके हिसाब से क्या होता है ना, आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स किस तरह का काम कर रही है रिगार्डिंग फूड सेफ्टी, वो हमें पता लगता है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो 20 बड़ी स्टेट्स है ना, उनमें से 19 में एक ड्रॉप देखने को मिला है इन द पैरामीटर्स रिगार्डिंग फूड सेफ्टी। अपने आप में काफी चिंता की बात है। यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग पैरामीटर्स इसके द्वारा देखे जाते हैं, कितना आप कंप्लायंस कर रहे हो, फूड टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके हिसाब से यहाँ पे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यहाँ पे निकाला जाता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री आ गई आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके अलावा ना देखो 2-3 दिन पहले भी कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो पहली बात कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इनको अपना डिप्टी चूज किया ताकि आप जो खेड़ा सत्याग्रह उनको लीड करने के लिए, अपने आप में बिल्कुल ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट बन जाती है। थोड़ा सा जैसे आपको और डिस्कस करें ना, तो आप देख पाओगे जो वल्लभ भाई पटेल जी थे वो भारत देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और पहले होम मिनिस्टर भी हमें देखने को मिलते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया करके भी इनको बोला जाता है, क्योंकि 560 से भी ज्यादा प्रिंसिपल स्टेट्स थी उनको यहाँ पे इंटीग्रेट करने का काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया, ठीक है। तो जो पहली स्टेट में बात कर रहा था गांधी जी वाली, वो बिल्कुल बात ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह लीड करने के लिए इन्होंने अपना डेप्टी चूज किया। इनका बर्थ आपका 1875 में होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट की बात करें ना, कि 1930 में जो कराची सेशन हुआ उसमें प्रेसिडेंट थे, अरे 1930 में नहीं, 1931 वाले कराची सेशन के अंदर ये प्रेसिडेंट थे। तो अपने आप में वो सेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि इससे पहले ना 1929 में एक सेशन हुआ था जहां पर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमें देखने को मिलते हैं। वो सेशन हुआ था आपका लाहौर के अंदर। वहीं पर आपके जो पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन का मुद्दा हमें मतलब उसको रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। बाकी 1931 का भी ना आपके जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो जहाँ पे आपके वल्लभ भाई पटेल जी थे, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो गया, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात हो गया, ये बातें भी यहाँ पे करी जाती हैं। उसी तरह से एक और होमवर्क था 2-3 दिन पहले का, ये भी होमवर्क है, नॉर्थ टू साउथ इन पर्टिकुलर पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स को आपको अरेंज करना था। तो दरअसल में आप इनकी लोकेशन देख लीजिए मैप के ऊपर। ये रहा आपका हवाई आइलैंड, ठीक है, ये सारा पैसिफिक एरिया है। और ये रहा आपका सोलोमन आइलैंड्स, और यहाँ पर है आपके कुक आइलैंड्स। स्पेशली सोलोमन आइलैंड्स तो काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं। इवन हमने पपुआ न्यू गिनी के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर। फिजी हो गया, वनाटू हो गया, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो पिछले टाइम के अंदर न्यूज में रही हैं। तो कोशिश करना एक बार खुद भी अपने एंड पे ना, PDF आपको मिल ही जाएगी, एक बार खुद भी इस पर्टिकुलर मैप को देखना, ताकि थोड़ा ना सिचुएशन या थोड़ा जो प्लेसेस हैं वो आपके दिमाग में रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW Only S ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की PDF को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।